नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं माइक ऑन है, जहां हर बड़ी खबर पर माइक ऑन होता है। और आज की सबसे बड़ी खबर क्या है? इस देश में केंद्र और राज्य सरकार के बीच लड़ाई चोरी डकैती तक पहुंच गई। आज आपको बताऊंगी सुप्रीम कोर्ट में कैसे ईडी वर्सेस पश्चिम बंगाल सरकार के मामले में ममता बनर्जी पर चोरी डकैती का भी आरोप लगा दिया गया। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले क्या एक बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है? आज इस पर माइक ऑन कर रही। इसी के साथ आज बात करेंगे देश की सर्वोच्च अदालत के बड़े आदेश की। एक मुख्यमंत्री को नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि वो ईडी द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच नहीं करता है तो देश में अराजकता फैल जाएगी। जी हां, देश में अराजकता फैलने का डर है। इस अराजकता के लिए कौन जिम्मेदार? আমি মুখ খুললে কাল সারা পৃথিবীতে হইচই হবে। एजेंसियों की जांच में कौन रुकावट? ईडी वर्सेस दीदी, बंगाल में सियासी भिड़ंत। क्या बंगाल का चुनाव अब पूरी तरह से बदल गया है? क्या ममता बनर्जी की राजनीति में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को नोटिस दिया है, उन्हें फटकार भी लगाई है। आपको सबसे पहले बताती हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा है, क्योंकि ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम ममता बनर्जी को नोटिस जारी किया। सरकार डीजीपी कोलकाता पुलिस कमिश्नर को भी नोटिस जारी किया गया है। 2 हफ्ते में सभी को कोर्ट के नोटिस का जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज माना कि ईडी के कामकाज में दखल हुआ। रेड में राज्य सरकार की एजेंसियों का दखल गंभीर मसला है, ये आज कोर्ट ने कहा है। अपराधियों को संरक्षण नहीं दिया जा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। एजेंसियां गंभीर अपराध की जांच ईमानदारी से कर रही हैं, लेकिन उसमें किस तरह से रोड़े अटकाए गए, क्या राजनीतिक गतिविधियों के जरिए रोका जा सकता है? कोर्ट ने आज सवाल पूछा है। कोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर पर रोक लगा दी है, यानी कि राज्य में अब ईडी अधिकारियों पर एफआईआर नहीं लगाई जा सकती। इस मामले की अगली सुनवाई अब 3 फरवरी को होगी और कोर्ट ने जिस तरह से अराजकता की बात कही है वो बहुत गंभीर है। यह अराजकता की स्थिति पश्चिम बंगाल में ही है, ये और राज्यों में भी हो रही है। आपको याद दिलाती हूं कोर्ट ने ये सब क्यों कहा है, ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस क्यों मिला है। उसकी वजह ये तस्वीरें हैं, 8 जनवरी की तस्वीरें, जब ईडी की टीम ने आईपैक पर छापा मारा था। छापे के बीच ममता बनर्जी वहां पहुंच गई थी। ये तस्वीरें याद करिए, वहां से एक हरी फाइल लेकर निकली थी। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इसी वजह से मामला कोर्ट पहुंचा, क्योंकि ईडी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। और एक राज्य की मुख्यमंत्री खुद इसमें बाधा डाल रही। तो ये तस्वीरें थी जिसकी वजह से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने आज अराजकता की बात कह दी। अब मैं आपको बताती हूं कि इससे हो क्या रहा है। इससे एक संवैधानिक संकट खड़ा हो रहा है। कैसे? केंद्र की एजेंसियां जांच करने के लिए अलग अलग राज्यों में जाती हैं, जहां राज्यों की पुलिस को उनका सहयोग करना चाहिए। जी हां, केंद्रीय एजेंसियों का सहयोग राज्य पुलिस को करना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। सेंट्रल एजेंसीज पहुंचती हैं तो राज्य सरकार की पुलिस उनके खिलाफ खड़ी हो जाती है, एफआईआर दर्ज कर देती है और उनके काम में बाधा डालती है। अब होता क्या है, अगर केंद्रीय एजेंसी वर्सेस राज्य पुलिस हो जाएगा तो ये कितना बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा, इसकी जरा कल्पना कीजिए। क्योंकि केंद्रीय एजेंसी भ्रष्टाचार की जांच कर रही है और पुलिस को भी भ्रष्टाचार के लिए एक तरह से लामबंद होना चाहिए, लेकिन यहां पुलिस वर्सेस केंद्रीय एजेंसी हो गया है। और इसीलिए आज मामला सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की गूंज पैदा कर रहा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है। आपको एक और तस्वीर दिखाती हूं, ये सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं, झारखंड की ये तस्वीर देखिए। यहां पर भी यही हुआ जो पश्चिम बंगाल में हुआ। ईडी की टीम एक मामले की जांच के लिए रांची पहुंची, लेकिन वहां ईडी के 2 अफसरों पर ही शिकायत दर्ज कर दी गई। अब ये जो आप देख रहे हैं, ईडी दफ्तर के बाद झारखंड पुलिस पहुंची हुई है। ईडी ने सुरक्षा के लिहाज से अब सेंट्रल फोर्सेस को आमंत्रित किया। वहां कहा सेंट्रल फोर्सेस हमें सुरक्षा दे, क्योंकि राज्य पुलिस तो हम पर ही एफआईआर कर रही है, हम पर ही केस दर्ज कर रही है, हम कैसे काम करेंगे। तो आप समझिए कि ये किस तरह का संकट खड़ा हो जाएगा जब राज्य की पुलिस कहेगी सेंट्रल एजेंसी से कि आप गुनहगार हैं, आप पर हम एफआईआर दर्ज करते हैं और काम नहीं होने देंगे। और इसीलिए आज ये पूरा मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ उसके लिए ईडी ने कोर्ट में क्या कहा वो आपको बताती हूं।
ईडी वर्सेस ममता की ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सॉलिसिटर जनरल ने आरोप लगाया कि ममता जबरन पहुंच गई थी। ऐसे कामों को बढ़ावा देंगी तो केंद्रीय बल हतोत्साहित होंगे। राज्य सरकारों को लगेगा कि वो घुस सकते हैं कहीं पर भी और काम रोक सकते हैं, वो चोरी कर सकते हैं, धरने पर बैठ सकते हैं। एक्शन लेकर एक मिसाल कायम की जानी चाहिए, ये आज ईडी ने कोर्ट में कहा। छापेमारी के दौरान ममता जबरन फाइलें लेकर चली गई। ममता बनर्जी का ऐसे फाइल ले जाना चोरी है। जी हां, उन्होंने चोरी शब्द का इस्तेमाल किया आज कोर्ट में और कोलकाता हाई कोर्ट को भीड़ तंत्र का शिकार बनाए, यह भी कहा। ऐसे वकीलों की भीड़ इकट्ठा की गई जिनका कोई संबंध नहीं था। ये ईडी ये बता रहा था कि हाई कोर्ट में जब ये मामला गया तो बाहर बहुत सी भीड़ बुला ली गई, उन्हें व्हाट्सएप पे मैसेज देकर बुलाया गया। अब ये केंद्रीय एजेंसियों को डराने के लिए किया गया। ये भीड़ तंत्र इस तरह से नहीं चल सकता है और इसको गंभीरता से लेते हुए देश की सर्वोच्च अदालत ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को नोटिस जारी किया है, डीजीपी को नोटिस जारी किया है। 2 हफ्ते में जवाब देना है। आज बहुत सारे सवाल खड़े हो गए, मैं उन पर आऊंगी, लेकिन जल्दी से सुनिए क्या कुछ कहा, बीजेपी ने कैसे अटैक किया और ममता बनर्जी की पार्टी ने कैसे जवाब दिया। ये ममता बनर्जी जंगल राज का प्रतीक है, अराजकता की मूर्ति है और जंगल राज कैसा होता है, बिल्कुल ममता राज जैसा होता है। बंगाल का जनता पूरा जानते हैं वो 5 या 6 ईयर्स हो गया है, तो अगर इतना इम्पोर्टेंट, इतना जरूरी तलाश था कि 5 साल नींद के बाद इलेक्शन के पहले उसका नींद टूटा, ये तो पॉलिटिकल तलाश है। ये कानूनी जोर का तमाचा है उस मुख्यमंत्री को जो समझती है वो संविधान से ऊपर है। 100% हार का डर है क्योंकि उनका सारा चेहरा लोगों के सामने आया है। लोग परिवर्तन करना चाहते हैं। छोटा मोटा धक्का तो मिलता ही है कोर्ट से, लेकिन अंतिम जो धक्का वो हम देने वाले हैं बंगाल में ममता बनर्जी को। देखिए, ममता बनर्जी और एक आध राज और बिहार हिंदुस्तान का जो संघात्मक ढांचा है उसको लोग तोड़ना चाहते हैं। एक ही कहा है, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने उनको नोटिस दिया है। ममता बनर्जी एक झूठ के ऊपर, मिथ्या के ऊपर राजनीति करते हैं। आपका अरेस्ट होना चाहिए और आपके साथ जो डीजी जो लोग गए थे उनको तो अरेस्ट करना चाहिए। तो ममता बनर्जी और जो उनके साथ गए उन्हें तो अरेस्ट करना चाहिए, ये बीजेपी कह रही है। आज सवाल खड़े हो रहे हैं, संवैधानिक संकट क्या खड़ा हो रहा है बंगाल में, इसके बाद क्या होगा। ईडी के खिलाफ विपक्ष की सरकारें क्या आक्रामक हो रही हैं, क्योंकि आपने रांची भी देखा, आपने बंगाल भी देखा, कोलकाता से रांची, क्या ईडी को खुली चुनौती दी गई है, क्यों दी जा रही है। और सवाल यह कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, क्या यह विपक्ष को संदेश है कि आप केंद्रीय एजेंसियों को काम करने दीजिए वरना अराजकता फैलेगी। देश में अराजकता फैली तो कौन जिम्मेदार है, आज सवाल पूछ रही हूं क्योंकि मेरे साथ सारे मेहमान जुड़ गए हैं। मैं बता दूं, मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी जी स्टूडियो में आ गए हैं। हमारे साथ समीर चौगांवकर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ संजय शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं टीएमसी के। हमारे साथ पंकज शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और साथ ही अब्बास हैदर साहब, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आनंद दुबे साहब, प्रवक्ता हैं शिवसेना यूबीटी के। और थोड़ी देर पहले एग्जिट पोल्स के भी नतीजे आए हैं, तो उसके बाद क्या कहेंगे वो भी जरा उनसे पूछ लेंगे। लेकिन बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं कि ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, जो नोटिस जारी किया, उसके बाद टीएमसी की प्रतिक्रिया आई है। अभिषेक बनर्जी क्या कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को आदेश देने का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ अंतरिम आदेश दिया है। तो आप समझिए, अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं ये अंतरिम आदेश है, ये लड़ाई अभी शुरू हुई है, हम सरेंडर नहीं कर रहे हैं। अगर कोई समझे कि ये सरेंडर में मोड में आ गई है ममता बनर्जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ अंतरिम आदेश दिया गया है। तो टीएमसी की प्रतिक्रिया है। मैं सबसे पहले संजय जी आप ही के पास आ रही हूं, क्योंकि आज जो कोर्ट ने कहा, मैं जरा उसे शब्दशः पढ़ूंगी। रेड में राज्य सरकार की एजेंसियों का दखल गंभीर मसला है, अपराधियों को संरक्षण नहीं दिया जा सकता है और एजेंसियां गंभीर अपराध की जांच ईमानदारी से कर रही हैं, राजनीतिक गतिविधियों के जरिए रोका नहीं जा सकता है। अब ये कोर्ट ने आज कहा है। मुझे अराजकता की जो बात वो कह रहे हैं, ऐसे अराजकता फैल जाएगी, तो ये क्या टीएमसी को एक संदेश है कोर्ट का कि आपने जो करा, जो किया वो गलत था।
और बहुत अच्छी बात कही कि एजेंसियों को राजनीतिक पार्टियों के मामलों में और चुनाव में दखल देने का कोई अधिकार नहीं। हमारा पूरा मुद्दा इस पूरे एपिसोड में, इस पूरे प्रकरण में यही है। हम हमारे पॉलिटिकल जो हमारी पहचान है, हम जो राजनीति करते हैं, सामने विधानसभा चुनाव है, हमारे डॉक्यूमेंट, हमारे दस्तावेज ईडी को क्यों चाहिए? हमारा कंसर्न उस बात को लेकर था। कोर्ट, माननीय अदालत ने आज एक बात और कही, ये जो मामले पेंडिंग पड़े जा रहे हैं, ये मामले जो लंबे होते जा रहे हैं, ये भी कहीं लॉलेसनेस का कारण नहीं बन जाए। अदालत ने चिंता व्यक्त की और ईडी ने तो आज आरोप लगाए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस दिया है, 2 हफ्तों का समय दिया, उसमें राज्य सरकार को जवाब देना है, जननेत्री दीदी ममता बनर्जी को जवाब देना है। वो जवाब कोर्ट में दिए जाएंगे। लेकिन आज देश के सामने जो सबसे बड़ी बात खड़ी हो गई है कि केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से केंद्र की सत्ता में बैठे हुए लोग कब तक अपने राजनीतिक अभिप्रायों की सिद्धि के लिए विपक्षी शासित राज्यों को ऐसे परेशान करते रहेंगे और विपक्षी पार्टियों को, विपक्षी नेताओं को बेवजह कटघरे में खड़ा करते रहेंगे। इसके पूर्व में यदि हम देखें, छत्तीसगढ़ का भूपेश बघेल प्रकरण, केजरीवाल प्रकरण, हेमंत सोरेन प्रकरण, ये सब कई ऐसी बातें हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ठीक चिंता है। देश का जो संघीय ढांचा जो है, संघीय व्यवस्था जो है, आज इस पर प्रश्न चिन्ह लगा है, तो कहीं ना कहीं केंद्र का अहंकारी रवैया और एजेंसियों का दुर्व्यवहार, नहीं संजय जी, इसको हर कोई अपनी तरह से इंटरप्रेट करेगा। देखिए, अभिषेक बैनर्जी की प्रतिक्रिया भी मैंने दिखाई, इसीलिए दिखाई क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि तो अंतरिम आदेश है। लेकिन जब ये कहा जा रहा है कि रेड में राज्य सरकार की एजेंसियों का राज्य सरकार को दखल गंभीर मसला है, अब ये जो उन्होंने कहा है, अब ये बड़ी गंभीर लाइन है, इससे अराजकता फैलेगी। अब शिवम मुझे बताइए, अराजकता फैलेगी, लेकिन संजय जी यहाँ कह रहे हैं कि भाई हमारे दफ्तर में घुसकर केंद्र एजेंसियों को आना क्यों है? आज मैंने झारखंड की भी तस्वीर दिखाई है, वहां भी वही हो रहा है, पुलिस पहुंच गई और उसके बाद वहां केंद्रीय बल को बुलाना पड़ा है सुरक्षा के लिए। सुचारिता जी, सबसे पहले तो ये कि मैं बस थोड़ा सा कुछ बोलना चाहता हूं इसके विषय में। एक सिंपल वे में इसको समझते हैं। एक राज्य में ईडी की टीम ने एक कंपनी पर रेड करते वक्त वहां पर राज्य की मुख्यमंत्री पहुंच गई। मुख्यमंत्री वहां पर डीजीपी के साथ पहुंची, पूरे पुलिस बल के साथ पहुंची, अपनी जेड सिक्योरिटी के साथ पहुंची। वहां पर जाकर ईडी के जो अधिकारी हैं उनके साथ जो है धक्का मुक्की की गई। वहां से जिस व्यक्ति को पर्टिकुलरली इन्वेस्टिगेट करना था उसका फोन छीन कर लेकर आई, फाइल लेकर भाग गई। कट टू, वो मामला उस राज्य के हाईकोर्ट में जाता है। हाईकोर्ट में जाने के बाद हाईकोर्ट ने कहा इनिशियली कि कोई भी कागज, चीफ मिनिस्टर ने आरोप लगाया कि मेरी पार्टी के कागज जो है, जो प्लानिंग के कागज हैं, जो कैंडिडेट लिस्ट है, वो लेकर जो है जा रही थी ईडी। हाईकोर्ट ने उस बात पर क्लियर कहा कि नहीं, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट टीएमसी से संबंधित ईडी ने नहीं लिया है। कट टू, वो विषय आता है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में आज कहा जाता है जब ईडी ने वहां पर बताया कि जिस तरह की स्थितियां वहां पर बनाई गई, खास तौर पर हाई कोर्ट में 9 तारीख को पहले दिन, पहले तो मुख्यमंत्री वहां पहुंच गई जहां पर छापा चल रहा था, जहां पर रेड चल रही थी, जहां पर चोरी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। दूसरी तारीख, जब 9 तारीख को पहली बार कोर्ट में वो विषय लगा, तो ऑफिशियली खास तौर पर टीएमसी की तरफ से एक मैसेज गया, टुडे ऑन 9/1/2026 कोर्ट नंबर 5 आइटम नंबर 10, कम एवरीवन, gathering today at 1 p.m. at B gate, come everyone, please go to the procession of honorable CM Mamta Banerjee. Bus and vehicle are arranged. आदमी है अमित कुमार, कन्वेनर, ठीक है। इसके बाद वहां पर भीड़ हो जाती है, कोर्ट में हंगामा होता है, जजेस का हाल इतना बुरा हो जाता है कि वकील तक अंदर नहीं जा पाते हैं। आप कह रहे हैं दम दिखा रहे हैं। 10 सेकंड और, बस 10 सेकंड और। उसके बाद स्थिति सुप्रीम कोर्ट में आती है। सुप्रीम कोर्ट ने आज, पहली बात तो 2 हफ्ते के टाइम को क्लियर करें। सुप्रीम कोर्ट इतना सख्त था इस विषय पर, उन्होंने कहा था कि नहीं, 3 दिन का टाइम मिलेगा सिर्फ जवाब फाइल करने के लिए। वहां पर गिड़गिड़ाया गया, मिन्नतें मांगी गई, कहा गया कि राज्य सरकार को थोड़ा समय दीजिए। उनको 2 हफ्ते का टाइम मिला। तीसरा, नोटिस देकर जो 4 एफआईआर ईडी पर की गई थी उस पर क्लियर कट कहा कि इस पर कोई कार्रवाई आगे नहीं होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज जो बड़ी क्लियर कट कही, वो ये कि चुनावी प्रक्रिया में किसी भी एजेंसी का इस दखल देने का अधिकार नहीं है। लेकिन
ये भी उतना ही सच है कि विपक्ष कोई की भी राज्य पार्टियां ये भी तो सरकार कहती एक है। जांच में दखल नहीं दे सकती। नहीं, ममता बनर्जी कह रही हैं आप 26 में क्यों आए? 24 का मामला था, आप एन चुनाव से पहले क्यों आए? नहीं, आप एन चुनाव से पहले इसलिए आए हैं क्योंकि आपको चुनाव में हार दिखती है, आपको ममता बनर्जी को हराने का तरीका यही नजर आता है। झूठ बोल रही है ममता बनर्जी, झूठ बोल रही क्योंकि इस विषय में ऑलरेडी 5 लोगों के खिलाफ केस चल रहा है, संजय मिश्रा समेत और तमाम लोगों पर, और उनके जो भतीजे राजा हैं उन पर ऑलरेडी केस चल रहा है। 280 करोड़ रुपए की संपत्ति इस पर्टिकुलर केस में जो है ईडी अटैच कर चुका है। लगातार इन्वेस्टिगेशंस है। मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूं कि ये बंगाल की बात हो रही है, बांग्लादेश की नहीं। कोर्ट में जाओ तो जजेस को हैंडल करने की कोशिश होगी, कोर्ट को रैंसम पे लाने की कोशिश होगी, जमीन पर भ्रष्टाचारी को पकड़ने जाओ तो वहां पर हंगामा करें। ये हुआ। दलीलें तो कोर्ट में हो गई, यहाँ पर एक सेकंड राउंड दलीलों का हो रहा है, संजय जी वर्सेस शिवम त्यागी। मैं एक बार आनंद जी के पास जा रही हूँ। आनंद जी, हालांकि बंगाल पर बात कर रहे हैं, लेकिन आज तो जो एग्जिट पोल आए हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं आप लोगों के लिए। तो मुझे नहीं पता कि मैं पहले आपसे उस एग्जिट पोल पर रिएक्शन ले लूं या फिर इस बंगाल की खबर पे लूं, लेकिन सफाया वहां पर हो रहा है ऐसा लग रहा है। सुचित्रा जी नमस्ते, आपको सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी देखिए, ऐसा है कि जब हम राजनीतिक और सामाजिक जीवन में जीते हैं तो हार और जीत 2 ही तो होगी, तीसरा तो कुछ होगा नहीं। हार में निराश नहीं होना चाहिए और जीत में बहुत ज्यादा आत्मविश्वास से बह नहीं जाना चाहिए। तो उस पर भी चर्चा करेंगे। यहाँ तो कह रहे हैं हार जीत के लिए ईडी लगा दी गई, अब आ रहा हूँ, उसी पे आ हमारे ऊपर लगा अब उसी पे आ रहा हूँ। ये देखिए, जो ईडी और सीबीआई का रथ है ये वहीं जाता है। इसके जो सारथी बैठे हैं उसको लोग कहते हैं कि सारथी रथ को बंगाल की दिशा में ले लो, सारथी रथ को अपना तेलंगाना की दिशा में ले लो, सारथी मेरे इस रथ को तुम झारखंड की दिशा में ले लो। लेकिन कभी आपने सुना है कि कोई कहे कि हे सारथी रथ को गुजरात की दिशा में ले लो? नहीं, हे सारथी रथ को महाराष्ट्र की दिशा में ले लो। ये सारा रथ वहीं जाकर रुक जाता है जहां गैर भाजपाई सरकारें हैं। मतलब कभी कभी चुनाव, अब बताओ मई में चुनाव है और जनवरी में रथ की दिशा पश्चिम बंगाल की तरफ है। अच्छा, विपक्ष जब कहता है कि आप चुनावी ईडी सीबीआई हैं, कहते नहीं जी हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। अरे हम सवाल पूछते हैं चुनाव आयोग से, जवाब भाजपाई देते। नहीं, ये सही किया कि ममता बनर्जी वहां चली गई, काम रोक दिया। अगर ऐसे पुलिस वर्सेस ईडी या सेंट्रल एजेंसीज होने लगेगा तो कोर्ट कह रहा है अराजकता फैल जाएगी। ममता बनर्जी के चुनाव से रिलेटेड जो कागज पत्र हैं वो आप कैसे लेके भाग सकते हो भाई? आपको कोई अनियमितता है उसकी जांच आप बिल्कुल करें। टीएमसी कह रही है, ये आपने कैसे मान लिया कि वही था? जांच एजेंसियां कुछ और कह रही है। ममता दीदी कह रही है ना, ममता दीदी सरकार की चुनी हुई मुख्यमंत्री हैं, कह रही मेरी पॉलिटिकल पार्टी है, उसको कैसे आप छिन्न भिन्न कर सकते हो? एक तो आजकल उनके कागज चुरा कर ईडी कागज चुरा के ले जा रही है। तो आजकल आनंद दुबे जी से मतलब ज्यादा तल्खी से बात करते हुए वैसे भी डर लगने लगा कि कब कुर्सी से आपकी इधर से वो इधर आ जाए तो पता चला कि वो सारी बातें वापस लेनी पड़ेंगी। दूसरा ये है कि हार और जीत पर आजकल वो कविताएं भी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की पढ़ रहे हैं, उनकी अपनी कोई है रह नहीं गई। तीसरी एक और चीज, अटल जी सबके हैं, लेकिन एक और चीज है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, राजनीति में 2 ही चीजें हैं, या तो हार या जीत, लेकिन आपकी तरफ तो एक ही है, हार ही हार। और आपको इनको एग्जिट पोल के नतीजे ना बना के ऊपर एक एग्जिट का साइन बना देते तो ज्यादा बेहतर रहता। और अब अंत में आता हूं, विषय बहुत साफ है, ममता बनर्जी क्या कह रही है, भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है, अब दोनों चीजों को हटा दीजिए। ठीक है। कोर्ट क्या कह रहा है? कोर्ट ने जो 4 एफआईआर हुई है ईडी के खिलाफ उन पर रोक लगा दी। कोर्ट ने 2 हफ्ते में जवाब फाइल करने के लिए कहा। कोर्ट ने यह कहा कि ईडी को जो किस तरीके से रोका जा रहा है ये पूरे तरीके से गलत है। कोर्ट ने यह कहा जितनी भी या वहां पर सिक्योरिटी कैमरास में वीडियो रिकॉर्डिंग है वो एज इट इज रहनी चाहिए। और लीजिए, इसके अलावा और क्या चाहते हैं? अब इसके बाद भी आप लगता है मुंबई महाराष्ट्र में संजय राउत जी को ईडी ने पकड़ा, 100 दिन जेल में रखा। कोर्ट ने फटकार लगाई ईडी को कि मामला तो बनता ही नहीं, और तुरंत 100 दिन के बाद बेल। मामला आज भी चल रहा है। नहीं तो कोर्ट की बात मान रहे हैं ना, सुनिए तो पहले, आप मान रहे हैं ना कोर्ट सही कर रहा है। मैं मानता हूं कोर्ट न्यायालय का सबसे बड़ा मंदिर है, बिल्कुल। लेकिन कोर्ट में ले जाने के बाद ये मामला 2 साल 5 साल 10 साल बाद जो चलता है उसमें तो व्यक्ति का पूरा चरित्र हनन हो जाता है। अब अगर कल पता चले कि इस मामले में जो जैन है, प्रतीक जैन, वो दोषी नहीं है, इस मामले में आईपैक है ही नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। मैं एक बार मैं इस मुद्दे पर आना चाहती हूं। एक लाइन बोलना चाहता हूं, जी के पास भी जा रहे हैं, पंकज जी भी वेट कर रहे हैं। मैं एक चीज कहूंगी आनंद दुबे जी, चरित्र हनन की बात नहीं है। कोर्ट ने बड़ी एक सिंपल बात कही है कि अगर केंद्रीय एजेंसियां काम कर रही हैं आप उसमें बाधा मत डालिए वरना एक अराजकता फैलेगी। क्या उसमें इन प्रिंसिपल अग्री नहीं करते आप? अगर ये होने लग जाए हर राज्य में तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जैसी स्थिति होगी। 2 सेकंड।
जिन लोगों को चरित्र हनन का डर लग रहा है वो इस देश में ऑलरेडी अभी के प्रधानमंत्री जी को सिटिंग चीफ मिनिस्टर होते हुए लगातार इन्वेस्टिगेशन और ग्रिलिंग हुई है। उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि मैं इन्वेस्टिगेशन में जो है एफआईआर कर दूंगा, डायरेक्ट उनके नाम पर थी। यहां पर तो फिर भी ममता बनर्जी के भतीजे का नाम है। उधर जो गृह मंत्री है उनके ऊपर भी था चरित्र हनन, तब आपको दिखाई नहीं दिया, वो भी ऐसे ही क्लीन होकर निकले। उन्होंने कहा हम सम्मान करते हैं। और आगे आना चाहता हूं, झारखंड में आज जो पुलिस ईडी के दफ्तर आई, वहां पर एक चार्ज ये है कि जो व्यक्ति है उसको ईडी ने बहुत पीटा, पीटने के बाद उसने थाने में एफआईआर करा दी। मतलब ये तो कमाल बात है। ईडी जिससे भी पूछताछ बहुत सम्मान सेंट्रल एजेंसीज ने, क्योंकि वहां महाराष्ट्र में भी काम किया, इसीलिए आनंद दुबे जी आप इस डिबेट में बहुत रेलेवेंट हो जाते हैं, भले ही आज बीएमसी के चुनाव के एग्जिट पोल हैं। लेकिन मैं एक चीज बोलूंगी, मैं आ रही हूं समीर जी, ये जो बात अभी शिवम ने कही, मेरा सवाल सिर्फ ये है बाधा डालिए या नहीं डालिए। अगर बाधा डालेंगे तो ईडी वर्सेस पुलिस, सीबीआई वर्सेस पुलिस, ये क्या होगा फिर इस देश में? मुझे लगता है कि ममता बनर्जी जो किया था वो संवैधानिक संकट खड़ा कर दिया। और आज अगर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है, सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है, अगर एक संवेदनशील मुख्यमंत्री होती, कानून को मानने वाली मुख्यमंत्री होती, संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करने वाली मुख्यमंत्री होती, सुप्रीम कोर्ट की भावनाओं का सम्मान करने वाली मुख्यमंत्री होती, तो आज ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए था। कि ये मुझसे बहुत बड़ी ऐतिहासिक बोली हुई थी कि एक मुख्यमंत्री के रूप में मैंने केंद्रीय जांच एजेंसी के काम में दखल दी, अधिकारी को डराया धमकाया, जो सबूत थे कोयला घोटाले के वो मैं सारे लेकर चली गई, और इस आधार पर मुझे नैतिक रूप से इस्तीफा देना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन ममता बनर्जी इस्तीफा देगी नहीं। लेकिन ममता बनर्जी जो किया है, सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए कि इतना लंबा समय ममता बनर्जी को स्पेस देना नहीं था। आज ही एफआईआर दर्ज होना चाहिए थी ममता बनर्जी के खिलाफ। ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। बिल्कुल, आज ही एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। आज ही बंगाल के जो पुलिस कमिश्नर और जो डीजीपी है उसको केंद्रीय गृह मंत्रालय को दिल्ली तलब करना चाहिए था तत्काल। के खिलाफ एफआईआर हो अगर बाधा डालेंगी तो। और ये ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं है सिर्फ, ये शायद मुझे ऐसा लग रहा है समीर जी जो आप कह रहे हैं, इसका मतलब है कहीं भी बाधा हो तो एफआईआर हो। बिल्कुल होना ही चाहिए। मुख्यमंत्री अगर इसको जाके करेगी तो प्रदेश को क्या संदेश देना चाहती है? देखिए, दो बातें हैं। पहली तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के अफसरों के खिलाफ पश्चिम बंगाल की पुलिस की जो एफआईआर है उसको स्थगित किया है, रद्द नहीं किया है। इसलिए ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगने की बात बिल्कुल व्यक्त की है। दूसरा मुद्दा यह है कि क्या ईडी को यह अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर करे कि पश्चिम बंगाल के डीजीपी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को निलंबित किया जाए। ईडी मांग कर रहा है कि सीबीआई जांच की जाए सुप्रीम कोर्ट में। तो सवाल ये उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को इस मसले पर केंद्रीय गृह मंत्रालय से, कार्मिक मंत्रालय से और पश्चिम बंगाल की सरकार से जवाब दाखिल करने को कहना चाहिए था। ये जांच एजेंसी और किसी प्रदेश की पुलिस के बीच इस तरह की खींचतान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पूरे प्रसंग में कई बुनियादी सवाल खड़े किए हैं। सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस ने ईडी की जांच में शायद रुकावट डालने का काम किया है, और अगर इस तरह की घटनाओं को नहीं रोका गया तो बड़ी अव्यवस्था फैल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की ये चिंता एकदम जायज है, मगर उसको ये चिंता भी तो करनी चाहिए कि पिछले 11 साल से ये क्यों हो रहा है। प्रदेश में चुनाव आने के एक आध महीने पहले केंद्र सरकार की जांच एजेंसियां विपक्ष शासित राज्यों में अचानक एक मिनट अभी जो बात लंबित पड़े रहते हैं, वो चुनावों के पहले खोद कर निकालने की है। इसके पीछे मंशा क्या जो बात उन्होंने कही, नहीं शिवम पहले मैं आपसे सवाल पूछूंगी, जो उन्होंने बात कही कि ये भी देखिए कि जहां चुनाव होते हैं वहां पर सेंट्रल एजेंसी क्यों। महाराष्ट्र में अभी आनंद दुबे जी ने कहा वहां भेज दिया आपने संजय राउत के खिलाफ, यहाँ आपने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ क्यों करते हैं? हर जगह सेंट्रल एजेंसी चुनाव पहला इस देश में पहला सबसे यहाँ पर यह है कि इस देश में लगातार चुनाव चलते ही रहते हैं। इन्वेस्टिगेशन सिर्फ इसलिए ना हो क्योंकि चुनाव है, नहीं हो सकता। दूसरा ये कि इस विषय को लेकर पीएमएलए को ड्रॉप करने को लेकर, पीएमएलए की जबरदस्ती की इंपोजिशंस को लेकर 35 बार ये कोर्ट जा चुके हैं, आज तक इनको कोई रिलीफ नहीं मिला। तीसरा, जो डीजीपी और कमिश्नर का विषय उठाया वो बात भी सुप्रीम कोर्ट में उठी। सुप्रीम कोर्ट में आज जब बंगाल सरकार की तरफ से दलीलें दी जा रही थी तो दलीलें खत्म हो गई थी। मैं एग्जांपल दे रहा हूं कैसे। उन्होंने कहा जब सुप्रीम कोर्ट में यह बात हुई कि वहां पर डीजीपी क्यों थे, तो यहां पर बंगाल सरकार ने कहा कि वहां पर डीजीपी इसलिए थे क्योंकि ममता बनर्जी जेड सिक्योरिटी होल्डर हैं और पार्टी अध्यक्ष होने के नाते, वो जेड सिक्योरिटी होल्डर होने के नाते वो जहां भी मूव करती हैं डीजीपी हर जगह साथ होते हैं। उसके बाद 15 जगह और जो है ममता बनर्जी गई, तो क्या डीजीपी वहां जाते हैं? उत्तर प्रदेश में 12 लोगों को जेड सिक्योरिटी है।
तो आपको क्या लगता है 12 जगह हर जगह डीजीपी साथ जाते हैं? किसको बेवकूफ बना रहे हो भाई? वहां डीजीपी क्या कर रहे थे उस समय? फिर अब्बास जी के बाद डीजीपी सिर्फ धमकाने गए थे वहां पर, ईडी को और किस लिए नहीं गए थे? कोई आधार ही नहीं है इस बात का। आज जो रांची में हुआ, अनंत जी मैं एक बार कॉन्टेक्स्ट दे रही हूँ, आज रांची में क्या हुआ, रांची में भी पुलिस ईडी पर एफआईआर कर दी। अब वहां पुलिस पहुंच गई तो वहां ईडी को बोलना पड़ा कि भाई सेंट्रल अच्छा ठीक है, फोर्स बुला। एक बार सारी बात आप लोगों की मान ली जाती है। समझ लीजिए ईडी सीबीआई निष्पक्ष है, वो किसी को अलग अलग चेहरे से नहीं देखते, अलग अलग चश्मे से भी नहीं देखते। लेकिन जिस पर भी आरोप लगते हैं और अगर भाजपा से दूर है और जैसे वो भाजपा के नजदीक आता है, न जेल जाता है न सजा काटता, जैसे 70,000 करोड़ के घोटालेबाज आज एकदम बगल में उनके छोटे भैया बन के बैठे। तो ये जो दोहरा चरित्र है कि मेरे साथ आओ तो अच्छे बनो और बाहर जाओ तो, ये कौन सा ऐसा वॉशिंग पाउडर है कि दूध सी सफेदी जिनके बारे में आप बोल रहे हैं उनका तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, वो कब कौन से पाले में जा रहे हैं महाराष्ट्र में, आप जिसके बारे में बोल रहे हैं। समझ गया, बट इनके पास अगर रहोगे, सीएम जी के पास जाओगे, वो परिवार के पास वापस चले, इनके बारे में आप बात कर रहे हैं। अब वो कभी परिवार से दूर हो जाए, आपके हैं, इनके हैं, किसके हैं, पता ही नहीं चलता। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि इस देश में आप सेलेक्टिवली कोर्ट पर विश्वास नहीं कर सकते। एक ही सेंटेंस में दो बातें एक साथ नहीं हो सकती। मैं न्याय के मंदिर पर बहुत विश्वास करता हूं, मुझे पूरा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा, एंड एट द सेम टाइम नहीं ये तो उस पर कार्रवाई हो रही है, इस पर नहीं हो रही। मैं फिर से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार में 42 पीआईएल करे थे, जिसमें से 35 एफआईआर हुई थी, ठीक है, और 2G से लेकर और इसके अलावा गांधी खानदान पर भी उन्हीं के समय में एफआईआर हुई है। तो अगर आपको लगता है कि शिवम त्यागी भ्रष्टाचारी है, गलत है, सरकार उस पर कार्रवाई नहीं करती, तो करिए ना पीआईएल भाई, कौन रोक रहा है आपको? कुछ तो है ही नहीं जबरदस्ती, मतलब समीर पर एफआईआर हुई तो शिवम पर भी होगी, उसको भी जेल डालो क्योंकि वो पार्टी का है, गजब, ऐसे थोड़ी होगा। अब्बास साहब, क्या ये अराजकता है? ये संदेश किसको है जब कोर्ट कहता है कि आप सेंट्रल एजेंसियों के काम में दखल इस तरह से नहीं डाल सकते वरना अराजकता फैलेगी? सुचारिता जी, देखिए एक बात तो इन्होंने स्वीकार ली कि पहले की सरकारों में उनके ही खिलाफ एफआईआर होती थी, लेकिन अब क्या होता है, अब ईडी जो है, जो लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं उनके खिलाफ जो उनके जो भाजपा में आ जाते हैं, या तो उनके लिए क्लोजर रिपोर्ट लग जाती है, या किसी का केस रोक दिया जाता है, या कहीं क्लीन चिट दे दी जाती है। इस प्रकार की कार्रवाई अब होती है। दूसरी बात इन्होंने कही अभी शिवम त्यागी जी ने कि हाईकोर्ट ने कहा कि कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लिया। नहीं, ये ईडी ने बताया कि हमने कोई भी सर एक क्लोजर नाम तो बता दीजिए, किससे क्लोजर रिपोर्ट लग गई है? क्योंकि ईडी तो वही ममता तृणमूल कांग्रेस के, देखिए आपके बीच में मैं नहीं बोला, किसी के बीच में मैं नहीं बोला, मुझे आपने कहा क्लोजर रिपोर्ट लग जाती है, इससे मैंने कहा मैं आपसे नॉलेज ले लूं कि एक नाम बता दीजिए जिसके खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट लग गई हो, आप बता दीजिए। अच्छा, तो आप बताइए प्रफुल्ल पटेल के केस में क्या हुआ? कहां क्लोजर रिपोर्ट है? कहां क्लोजर रिपोर्ट है? पवार जी के केस में क्या हुआ? सारी जांच चल रही है। शर्मा का तो आपने केस सॉल्व करवा दिया, क्लोजर रिपोर्ट नहीं है। सुवेंदु अधिकारी को आपने रिलीफ दिला दिया। अरे ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र। देखिए हमारा कहना है कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, केंद्रीय एजेंसियां स्वतंत्र होनी चाहिए। अगर केंद्रीय एजेंसियां निष्पक्षता से कार्रवाई नहीं करेंगी तो लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा है। दूसरी बात, अगर आप ईडी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो जब से पीएमएलए आया है, अखिलेश यादव जी पर कोई केस नहीं हुआ, बीच में स्वतंत्र ना होती तो वो भी नहीं वो स्वतंत्र है। कहां की बात कर रहे हैं आप? अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है ना, अब नहीं, वो क्या कह रहे हैं? तो सुचारिता जी डिबेट नहीं होगी ना, ऐसे डिबेट नहीं होगी, सुनिए ऐसे डिबेट नहीं होगी। अरे भाई सुनिए ना, एक मिनट, शिवम त्यागी ने आप बोला कि अखिलेश यादव पर तो कोई केस नहीं है, उस पर आपने क्या बोला? 27 में चुनाव आना है, तो क्या आप ये कह रहे हैं चुनाव से पहले उन पर भी कोई केस ठोक देंगे? तो आया था चुनाव, बताइए भाई। कोई बड़ी बात नहीं। हाँ। मैं बता रहा हूं 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव थे, लगातार इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे थे समाजवादी पार्टी के लोगों के ऊपर, समाजवादी पार्टी के जो लोग जुड़े हैं समाजवादी में, लगातार छापे पड़ रहे थे। तो क्या हो रहा था बताइए आप? ये कौन दुरुपयोग कर रहा था? अभी बंगाल चुनाव 26 में तो यहाँ हो रहा है। अभी बंगाल से जब जो इलेक्शन डायरेक्टरेट है, जब इलेक्शन डायरेक्टरेट खाली होगा बंगाल से, तो वो उत्तर प्रदेश आएगा। अच्छा एक सेकंड, आसाम जाएगा। अच्छा एक मिनट, अब्बास साहब एक सेकंड रुकिए। मैं समीर चौगांवकर जी कह रहे हैं बिहार में भी एक चुनाव था थोड़े दिन पहले, लेकिन वहां पर कोर्ट ने कहा कि इस पर केस चलाइए। अब सीधी बात यह है कि
क्योंकि ये एजेंसियां काम कर रही हैं और करप्शन और भ्रष्टाचार का ही काम देख रही हैं, तो जहां जहां वो जाएंगी ये क्या स्वाभाविक है? मुझे सिर्फ ये पूछना है वो काम करें कि ना करें। नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। सेंट्रल एजेंसियां हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे कोई भी हो, ये काम करें, लेकिन ये दोनों तरफ के लिए काम करें। हमें भी पकड़ लें अगर हम गलत हैं, सामने वाले गलत है उन्हें भी पकड़ लें। कभी आपने ऐसा सुना है कि इस देश में जितने भी राज्य हैं, क्या गैर भाजपाई जो है वो तो ठीक है, जो भाजपा के राज्य हैं, क्या वहाँ ईडी सीबीआई कभी कोई पकड़ ही नहीं पाती? इसका जवाब तो दे दीजिए। अभी आपके राज्य के डीजीपी रिटायर हुई, क्या कहा उन्होंने रश्मि शुक्ला जी ने? और जिसके लिए कहा है संजय पांडे जी ने, उन्होंने क्या कहा? संजय पांडे जी ने कहा मामले में, झूठे मामले में, संजय पांडे जी अभी किसकी सरकार थी? उन्होंने कहा कि मेरा कोई रोल ही नहीं, गृह मंत्री था 1986 सरकार में गृह मंत्री जेल गया था, महाराष्ट्र की सेवा कर रहा एक आईपीएस अधिकारी जब रिटायर हो गया, इस मामले में गृह मंत्री जेल गए थे, ये तो बता दीजिए। कठपुतली बना रखा है आपने, ये तो बता दीजिए। देशमुख साहब गृह मंत्री जेल क्यों गए थे? एक बार देशमुख जी जेल गए, जेल से आ गए, किस आरोप में गए? वही कह रहा हूँ, जेल गए, जेल से आ गए, किस वसूली के आरोप में गए थे? इसमें लगे रहेंगे कि मैं निर्दोष था, और जब पता चलेगा निर्दोष थे। अच्छा, ईडी ने कोर्ट में क्या बोला है, मैं एक बार उस पर जाना चाहती हूँ। संजय जी यहाँ बैठे हुए हैं। संजय जी, कोर्ट में ईडी ने कहा है राज्य सरकारों को लगेगा कि वो कहीं भी घुस सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, फिर धरने पर बैठ सकते हैं, एक्शन लेकर एक मिसाल कायम की जानी चाहिए, वरना यही होगा, हम जहां भ्रष्टाचार की जांच के लिए जाएंगे कोई धरने पर बैठ जाएगा, कोई कहेगा कि हम काम नहीं करने देंगे, सेंट्रल एजेंसीज पर एफआईआर दर्ज कर देंगे, तो हम कैसे काम करेंगे? मुश्किल क्या है कि ईडी की सारी बात तो कोर्ट ने सुनी है, उसके बाद कोर्ट ने अपनी राय दी है और 2 हफ्ते का नोटिस दिया है, उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन आज ये कलकत्ता की कोर्ट में भीड़ बुलाने को लेकर जो बात कही जा रही है, वो भीड़ तो कोर्ट के लिए है ही नहीं। वो तो उस दिन हमारा प्रोसेशन था, रैली थी, उसमें जाने के लिए लोगों को बुलवाया गया था। और हाईकोर्ट में जो जज होते हैं, कोर्ट खाली करवाने के उनके लिए छुटकी का खेल है। एक ऑर्डर एक उनके मुंह से निकलना चाहिए, आप गलत पूरा खाली हो जाएगा। ये गलत बोल रहे ये क्या बात कर रहे हैं? अच्छा सुनिए संजय जी, मेरा आपसे एक सवाल है। वहां पश्चिम बंगाल में अगर कोई भी मामला होता है, अपने पुलिस अफसर के लिए धरने पर बैठ जाती है ममता बनर्जी, यहाँ पर ईडी के अगर कोई जांच के लिए आती तो वो जाकर फाइल लेकर चली जाती हैं। मेरा सवाल ये, मैं अगर ये मान लूं कि ममता बनर्जी बिल्कुल सही है, वो सही है अपने स्टैंड में, लेकिन क्या ये जो उनका रवैया है ये सही है? सुचरिता जी मुझे बताइए, 2020-21 का मामला है, उसमें आज उस व्यक्ति के पास रेड करी जा रही है जो उस समय आईटेक का बॉस था ही नहीं। उस समय आईटेक का लीडरशिप तो किसी और के हाथ में थी। नहीं तो क्यों की जा रही है? जानने का ठीक है, उस मामले के लिए जोड़ देता हूं, ये वही पार्टी का काम करने का तरीका देखो। टीएमसी को हैकल करने, तृणमूल कांग्रेस को हैकल करने, तृणमूल कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने, हमारे डॉक्यूमेंट, हमारी चीजें, हमारी फाइल्स लेने के लिए जाना था, जो संभव नहीं हुआ। आज यदि हम इस मंच के माध्यम से एक बात उदाहरण दे देता हूं, एक बात बताइए, उदाहरण दे देता हूं कैसे। अच्छा एक सेकंड, मैं जरा संजय जी आपसे जल्दी से एक सवाल पूछूंगी। आपकी फाइल में ऐसा क्या था जिसके जरिए बीजेपी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकती थी जो चुनाव को अफेक्ट करता, बताइए जरा। हमारी फाइल में वही रिपोर्ट थी जो भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी में पिछले दिनों चर्चा हुई थी। उसमें भाजपा के नेताओं ने यह माना था कि आज की हालत में यदि चुनाव हो जाते हैं तो बंगाल में 50 तो उसे चुराने वो क्यों जाएंगे? उसे लेने क्यों जाएंगे? नहीं, फिर वो उसे लेने क्यों जाएंगे? उन्हें तो पहले ही जानकारी थी। सुचरिता जी, जिस बात पर डिबेट होनी चाहिए, समीर जी बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री को इतनी चिंता है कि उसका लॉगिन पासवर्ड लैपटॉप के अंदर सालिकता के साथ सुना है। सुचरिता जी मेरी बात सुनिए, बोलिए। आज ये बहस होनी चाहिए देश में कि केंद्रीय एजेंसियां कब तक विपक्षी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बलि चढ़ाती रहेगी और कब तक विपक्षी पार्टियों के संजय शर्मा जी इस बात का जवाब दे दीजिए, में खड़ा करते रहेंगी। ठीक है, अब समीर जी सवाल पूछ रहे हैं। प्रणाली को निर्धारण करने की आवश्यकता है, बात का जवाब नए दिशा निर्देश देने की आवश्यकता है, वरना देश में ऐसे हालात पैदा होंगे। आप कह रहे हो कि आपके कॉन्फिडेंशियल अधिनायकवादी सरकार ने संजय शर्मा जी जो संजय शर्मा, ठीक है, मैं बड़ी खबर बता रही हूँ समीर जी, उसके बाद रिस्पॉन्ड करिए। बड़ी खबर यह है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कहा है कि यह दिखा रहा है कि देश में कानून का शासन है।
कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा उसे जवाब देना होगा। तो ये उन्होंने क्लियरली कहा है कानून का। अब समीर जी बात मैं कह रहा हूं संजय शर्मा जी से, संजय शर्मा जी को इतनी चिंता है कि उनका कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स लैपटॉप से ले जाएगा। ये तो वही पार्टी ना जिसके सांसद अपना लॉगिन पासवर्ड दुबई में दे देती है, तब ममता बनर्जी कार्रवाई नहीं करती। इनके एक सांसद तो ई स्मोकिंग के लोकसभा के अंदर पकड़ाई में आ गए, तब ममता बनर्जी कार्रवाई नहीं करती। तो ये जिस तरीके इनका व्यवहार है लोकसभा के अंदर उनके सांसदों का, मुख्यमंत्री का व्यवहार कैसा हो सब जानते हैं। ठीक है, मेरी कोशिश देखिए, मेरी एक अनुरोध है, आप लोग सब एक एक करके बात करिए, ऐसे बात नहीं जाती है और ये बड़ा डिस्ट्रैक्टिंग होता है किसी के लिए जो सुन रहा है। तो संजय जी, मैं जरा एक एक करके सबको समय देना चाह रही हूँ। एक बार मैं अब्बास जी के पास जाऊंगी। अब्बास जी बोलना चाह रहे हैं। शिवम आप बोलिए, पहले आप बोलना चाह रहे हैं, काउंटर करिए। हाँ। टीएमसी के प्रवक्ता ने कहा कि इस बात पर बहस होनी चाहिए, इस बात का डिस्कोर्स होना चाहिए कि इस देश में जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनका इस्तेमाल कैसे हो। बहस इस बात पर नहीं होनी चाहिए। बहस इस बात पर होनी चाहिए कि बंगाल में एक विधायक के घर से 55 करोड़ कैश और कुत्तों के लिए फ्लैट निकला था। अगर ममता बनर्जी आज एक चोरी के आरोप में व्यक्ति के घर चलती हुई रेड के बीच से फाइल और फोन उठाकर ले आई, तो क्या उस फाइल में लाख करोड़ रुपए के घोटाला था? क्या उस फाइल में करोड़ों हजारों करोड़ रुपए जनता के लूटे हुए थे? प्लीज, अभी आप बोल रहे थे कि वो मैं उनके बीच में। थैंक यू, मैं वही कह रहा हूं। तो मतलब इस देश को इस बात पर डिस्कस करना चाहिए कि बंगाल के लोगों के हजारों लाखों करोड़ रुपए की फाइल को उठाकर वहां की मुख्यमंत्री भागी है, जब एक विधायक के घर में 50 करोड़ कैश और कुत्तों के लिए फ्लैट मिला। आगे एक और चीज कहना चाहता हूं, इन्होंने हाईकोर्ट को एक और चीज इन्होंने कहा कि उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हाईकोर्ट की होती है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन हाई कोर्ट में अगले दिन भी सुनवाई करवाने के लिए जजेस को एक नोटिस निकालना पड़ा कि इस कोर्ट में कोई नहीं आएगा इस केस के अलावा। अब अगर कल कोई सुप्रीम कोर्ट में 1 लाख लोग पॉलिटिकल लोग 1 लाख लोगों की रैली लेकर पहुंच जाए राहुल गांधी, तो क्या कोई गोली थोड़ी चलाएगा? लेकिन कुछ लोकतांत्रिक मर्यादा है कि नहीं है भाई? मैसेजेस सामने है, स्क्रीनशॉट सामने है। अब ये बीजेपी सीधे सीधे ममता बनर्जी की गिरफ्तारी की मांग कर रही है इस पर। अब आपको नहीं लगता है कि समीर जी ये कुछ ज्यादा हो गया है कि आप बोलने लग जाए ममता बनर्जी को अरेस्ट कर लीजिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पेशेंस देखिए। केंद्र में सरकार है, क्या भारतीय जनता पार्टी ने ममता की सरकार को बर्खास्त किया? इतने अत्याचार ममता बनर्जी कर रही है। पश्चिम बंगाल में प्रेसिडेंट रूल बिल्कुल क्या दलील पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। सारे वो मामले उपलब्ध है जिसके आधार पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। वो कह रहे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और तभी निष्पक्ष चुनाव होंगे पश्चिम बंगाल के अंदर। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री तभी निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे। इनके जो दिल में जबान पे आ गया, एक चुनी हुई सरकार, एक महिला हमारी माता बहन जैसी है, उनको ये जबरदस्ती बंदी बनाना चाहते हैं। वहां पे एक प्रकार से राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं। जनमत लिया आपने जनमत लिया। अरे काय का संवैधानिक संकट? सरकारें तोड़ने वाले, पार्टियां तोड़ने वाले, अनैतिक काम करने वाले, आप सबको संविधान समझाएंगे? एक चीज तो बड़ी क्लियर है, मैं एक बार जरा ये बोल भी दूं, अब्बास जी बोलना चाह रहे हैं। अब्बास साहब, ये बड़ा क्लियर है कि पिछला चुनाव जब हुआ था पश्चिम बंगाल का 21, उससे पहले से विपक्ष लगातार कह रहा था ममता बनर्जी के खिलाफ यहाँ प्रेसिडेंट रूल लगाना चाह रहे हैं, ये प्रेसिडेंट रूल लगाना चाह रहे हैं, ये राष्ट्रपति शासन चाह रहे हैं। वो कहते कहते अगला चुनाव की बारी आ गई, सर प्रेसिडेंट रूल लगा तो नहीं। तो ये बार बार कहना, अगर केंद्रीय एजेंसियां कुछ काम करती हैं उसके पीछे मंशा ये है प्रेसिडेंट रूल लगा दो, नहीं लगा ना सर पिछले 5 साल में भी। सुचारिता जी, 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें कहना चाहूंगा मैं। मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगा दें, भाजपा शासित राज्यों में प्रेसिडेंट रूल लगा दें, लेकिन वहां पे बात नहीं करेंगे राष्ट्रपति शासन की। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईडी के डायरेक्टर राहुल नवीन ने स्वयं कहा था ईडी की कॉन्फ्रेंस में, बीच में मत बोलिएगा कि ईडी का जो पीएमएलए एक्ट है 20 वर्ष हो गए उसको फोर्स में आए हुए, और 20 वर्ष में उसका जो मेन औचित्य था वो क्रिप्टो फ्रॉड को रोकना था, वो टेरर फंडिंग को रोकना था, वो साइबर फ्रॉड को रोकना था। जो ईडी के डायरेक्टर है वो कहते हैं कि राजनीतिक केसों को छोड़िए और इन केसों पे ध्यान दीजिए, लेकिन हो क्या रहा है आप देखिए कि 20 वर्षों में 83-27 केस ईडी ने जो है पीएमएलए में रजिस्टर्ड किए हैं नवंबर 2025 तक। उसमें से सिर्फ 56 केसों में जो है आप डिसीजन आया है और मात्र 386 केसों में चार्जशीट हुई है। ये है पीएमएलए का और ईडी का ट्रैक रिकॉर्ड। मैं सिर्फ एक बात पूछ रही हूँ, दूसरी 26 में चुनाव होने हैं पश्चिम बंगाल में, कह रहा है कि उससे पहले भी क्या यही बात कही जाएगी कि प्रेसिडेंट रूल लगने वाला है, प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे, संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा। संवैधानिक संकट तो शायद
उस घटना से शुरू हो रहा है या पैदा हो रहा है जो कि पश्चिम बंगाल में हुआ, जहां ईडी के काम में एक तरह से बाधा डालने की कोशिश की गई। ये कोर्ट ने कहा, ये मैं नहीं कह रही हूं। इसीलिए इस पर सोचना पड़ेगा कि आने वाले समय में केंद्रीय एजेंसियों को काम राज्य सरकार की पुलिस करने देगी या उसमें बाधा डालेगी, क्योंकि ये केंद्रीय एजेंसी वर्सेस पुलिस, ये बिल्कुल अच्छी स्थिति देश के लिए नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए।